यस। तो स्वागत है मेरे स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स का इस नए फ्रेम के साथ। जैसे कि हेडिंग से क्लियर है कि हम आज इस वीडियो में आरपीएससी जो स्कूल लेक्चर एग्ज़ाम हुई है 28 जून 2025 को, तो उसके इनऑर्गेनिक का जो क्वेश्चंस है 44 क्वेश्चंस, उनका डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे विद ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ। हम विद प्रूफ के साथ देखेंगे कि इनके आंसर्स क्या क्या हैं, और जिन क्वेश्चंस के आंसर की ज़रूरत होगी कि अलग वीडियो में थोड़ा डिटेल से समझेंगे, तो उनको मैं थोड़ा शॉर्ट में यहाँ आंसर ही बताऊँगा, पूरा डिटेल सॉल्यूशन नहीं बता पाऊँगा। तो चलते हैं हम शुरुआत करने। जैसे कि इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो केमिस्ट्री की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, उसमें जो केमिस्ट्री की गाड़ी है उसके आपको 2 पहिया लगाने पड़ेंगे। एक पहिया आपका इनऑर्गेनिक का और एक फिजिकल का, और इन पहियों पे ही गाड़ी दौड़ेगी, और फिर आप स्टीयरिंग रूपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री संभालोगे, तब वो स्पीड पकड़ेगी गाड़ी। मोस्टली जितने भी केमिस्ट्री की एग्ज़ाम्स है उसमें जो कवरिंग सब्जेक्ट है, या आप ये मान लो कि जो फास्ट आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, वो होते हैं आपके इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल के। तो पहले इसका इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन मैंने ये सेलेक्ट किया है, इसके 44 क्वेश्चंस, उनके एनालिसिस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, NH3 में सममिति बिंदु क्या है? पॉइंट ग्रुप। ये ग्रुप थ्योरी का एक पार्ट होता है और जिसमें हम पॉइंट ग्रुप निकालते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको ये पूरा डिटेल में नहीं बता पाऊँगा कि इसके पॉइंट ग्रुप कैसे है। ये पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर से डिसाइड होता है कि इसका पॉइंट ग्रुप कैसे, स्ट्रक्चर से डिसाइड होता है कि इसका पॉइंट ग्रुप कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब अमोनिया जो होता है, अमोनिया का जो ये आपका स्ट्रक्चर है, और पिरामिडल शेप इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है, इसको अगर हम रोटेट करते हैं ना, तो एक C3 एक्सिस होती है और इसके 3 सिग्मा V प्रेजेंट होते हैं। इस जैसे पॉइंट ग्रुप इसका होगा C3V पॉइंट ग्रुप। अपना जो राइट आंसर इसमें होगा वो C3V पॉइंट ग्रुप होगा। इसका थोड़ा हम अगर देखें प्रूफ, तो ये देखो, ये आपका CH2Cl2 ट्रांसफॉर्म में C2H, H2O का C2V, NH3 का C3V, और इस टेट्राइमिनो कोबाल्ट, क्लोरिडो कोबाल्ट, इस आयन का C4V, ICl का C इनफाइनाइट V, HCN का C इनफाइनाइट V, इस टाइप के ये है। तो अपने जो क्वेश्चन है वो ये वाला था, अमोनिया का पॉइंट ग्रुप आएगा इसमें C3V। नेक्स्ट हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एम्प्लॉयड एज एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग जो डिप्रेशन को कम करते हैं। तो यहाँ एवरीडे लाइफ वाला जो चैप्टर है NCERT में, वहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो ये रहा, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आर रिक्वायर्ड कब? जब if the level of noradrenaline is low for some reason, then the signal sending activity becomes low and the person suffers from depression. जो नॉरएड्रेनालिन है वो किसी भी वजह से उसका लेवल कम हो जाता है, तो आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। और उस डिप्रेशन के लिए यहाँ ये जो ड्रग है, ड्रग मेडिसिन के लिए भी यूज़ में लेते हैं हम। ओनली ड्रग जो है वो कोकेन वगैरह के लिए आपने बदनाम कर रखा है, ये एक अलग चीज़ होती है। तो ये यहाँ आइप्रोनिएजिड एंड फिनेल्जिन, जिसे नार्डिल भी कहते हैं, ये 2 एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। तो क्वेश्चन था अपना एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का, तो इसमें राइट आंसर होगा ये वाला आइप्रोनिएजिड, और इसमें राइट आंसर ये था C3V। नेक्स्ट चलते हैं, BeS2 मॉलिक्यूल एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स सिग्मा S स्टार इज रिप्रेजेंटेड बाई। तो इसमें ये कौन सा आंसर होगा? ये आपका, आप जब इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखोगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग टाइप के बनते हैं। BeS2 का अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
कैलकुलेट करें LCAO मेथड से, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से। तो ये थोड़ा PG लेवल का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर इसका अगर हम प्रूफ देखें तो ये देखिए आप, यहाँ कितने टाइप के, टोटल 4 टाइप के ये बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और इसमें आपको ये सिग्मा S का एंटी बॉन्डिंग पूछ रहा है, यानी S ऑर्बिटल का जो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उसका एंटी बॉन्डिंग पूछ रहा है। देखो ऑर्बिटल होते हैं S P D F। S जो होते हैं ना वो स्फेरिकल होते हैं, और स्फेरिकल के अच्छा यहाँ 2 टर्म होती है G एंड U। जीरोड होते हैं, सेंटर से होते हुए कोई लाइन आप पास करो तो दोनों साइड में ऑर्बिटल के, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल हो, अगर सेम साइन मिले तब तो वो है जीरोड, और ऑपोजिट या डिफरेंट साइन मिले प्लस माइनस, जैसे आप पर्टिकुलर स्फेरिकल शेप में देखते हो तो यहाँ पूरा एक ही साइन माना जाएगा, या तो प्लस या फिर माइनस। तो इससे होते हुए अगर आप लाइन पास करते हो दोनों तरफ सेम साइन मिल रहे हैं तो S होते हैं G, फिर ये अल्टरनेट चलते हैं, P होते हैं U, D होते हैं G, और F ऑर्बिटल होते हैं अनजीरड, जीरड अनजीरड जीरड अनजीरड। तो यहाँ पर ये S ऑर्बिटल कैसा है, जीरड टाइप का है, और 1 वाला आपको देखना है तो मेरे ख्याल से इसमें ये होना चाहिए, क्योंकि ये जो सिग्मा 1s ऑर्बिटल का सिग्मा जीरड है एंटी बॉन्डिंग में, सॉरी ये अनजीरड आ गया, देखो अनजीरड या जीरड में एंटी बॉन्डिंग देखना आपको, जीरड में एंटी बॉन्डिंग ये रहा, जैसे 3 सिग्मा G से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर 2 कोफिशिएंट है B एंड A, ये कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं। तो ये तो आ गया 2s, यहाँ 2s है ये, और H के ये 2 वेव फंक्शन है A एंड B भी आप इनको कह सकते हो। तो ये कोई कोफिशिएंट जो यहाँ आपके क्वेश्चन में कोफिशिएंट है वो दिया हुआ है गामा 1। अब इनमें कौन सा लेंगे हम, 2s गामा 1, 1s A 1s B, इसमें राइट आंसर ये होगा। इसका कोफिशिएंट तो आप 1 मान सकते हो, इसका कोफिशिएंट गामा 1 है। तो इस तरह ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो ये CO2 मॉलिक्यूल का आप अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखते हो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से ये क्लियर होगा कि इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दें, क्योंकि देखो इसमें ये अपना नॉर्मल जो एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं है। तो इसके प्रूफ के लिए हम चलते हैं इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की ओर। अच्छा ये थोड़ा क्लियर पिक्चर थी उसकी जीरेड में, देखो ये B साई 2s A साई H प्राइम सिग्मा G स्टार, जिसे 3 सिग्मा G से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इस क्वेश्चन का ही आंसर है, ये जो मैंने ये लिखा ना ये। तो ये तो 2 वेव फंक्शन हो गए, ये कोफिशिएंट हो गया, माइनस के साथ लिखा जाएगा, और ये S का आगो S ऑर्बिटल का होगा, क्योंकि ये सिग्मा S का रिप्रेजेंटेशन पूछा है। ठीक है, तो हम इसमें आगे चलते हैं। ये S का एंटी बॉन्डिंग है, देखो इसमें एंटी बॉन्डिंग यही है, और S जीरोड होता है तो ये माना जा सकता है। तो ये एक कोफिशिएंट है जो वहाँ पे 1, और यहाँ A है कोफिशिएंट, वहाँ गामा 1 था, और ये दोनों वेव फंक्शन को ऐड करके इसके साथ इस तरह रिलेट होके ये लिखना आपको। नेक्स्ट हम CO2 के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम की ओर बढ़ रहे हैं। ये CO2 का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, तो मैं आपको इस वीडियो में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता क्योंकि ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एक पार्ट है, और यहाँ पर ये A1G A1U ये टर्म E1G E1U ये कहाँ से आई, कैसे आई, ये हम ग्रुप थ्योरी की हेल्प से ये टर्म सिंबल देते हैं और उसके बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। तो फिलहाल आप ये डायग्राम देख के और इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करके और फिर इसी के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन देखें। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ये कह रहा है A1G में कितने 2, A1U में कितने 2, फिर 2 वाले A1G में 2, सेकेंड वाले यानी जैसे हम बोलते हैं ना 1s 2s, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ 1 2 ऐसे हैं, फिर ये 3 वाला सेल आ गया। तो यहाँ पर A1G में 2 A1U में 2, यानी फर्स्ट और सेकंड के, और सेकंड के भी A1G A1U 2 2, E1U में 4 है और E1G में भी 4 है। तो हम इस पे चलते हैं वापस। ये देखो, तो इसमें कौन सा होना चाहिए, A1G A1U में 2 2, ठीक है, और A1G A1U में 2 2, ये 2 ये 2 ये 2 ये 2, E1U में 4 पाई वाला, और ये नॉन बॉन्डिंग है A1 4। तो इसका राइट आंसर 3 होगा। वापस से देख लो आप इसको एक बार, ये देखो ये E1G है नॉन बॉन्डिंग,
बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल दोनों साइड से इनके एटॉमिक ऑर्बिटल से कंबाइन होते हैं, और जो नॉन बॉन्डिंग होते हैं ना वो किसी एक ही एटॉमिक ऑर्बिटल की साइड से यहाँ मेंशन किए जाते हैं। तो ये नॉन बॉन्डिंग है, बाकी ये सारे बॉन्डिंग है। और इसके जस्ट नॉन बॉन्डिंग से ऊपर आते हैं एंटी बॉन्डिंग वाला लेवल। खैर, तो ये A1G में 2 है, A1U में 2 है, फिर A1G A1U2, ये 1 के ये 2 के, E1U में 4 है और E1G में 4 है। ये E1U तो बॉन्डिंग है और ये नॉन बॉन्डिंग है। तो इसमें अपना आंसर ये आ गया, थर्ड वाला। नेक्स्ट FeCO5 में संकरण तथा संरचना क्रमशः हाइब्रिडाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ FeCO5 रेस्पेक्टिवली आर। तो आयरन पेंटाकार्बोनिल है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल और DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसमें वैसे प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का ये आयरन पेंटाकार्बोनिल होता है, ये आयरन पेंटाकार्बोनिल है। तो स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है, और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर में या तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d या फिर होता है DsP3। अब CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ इनर वाले d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये DsP3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, आणविक कक्षक सिद्धांत में वाल्स डायग्राम जो होते हैं उसके 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। AS2 प्रकार के अणु में आणविक कक्षकों में यदि केवल 4 इलेक्ट्रॉन, तो अणु की ज्यामिति होगी लीनियर, और अगर 4 से ज़्यादा है तब होगी एंगुलर। तो ये दोनों स्टेटमेंट है वो राइट है। इसका राइट आंसर होगा 3 वाला। इसका राइट आंसर 3 वाला होगा। देख सकते हो इसमें, ये प्रूफ के तौर पे अगर मैं आपको दिखाऊं, we would expect XH2 molecule having 4 valence electron to be linear. XH2 with more than 4 valence electron are expected to be angular. ये इसका राइट आंसर होगा, यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाली स्पीसीज का युग्म है, यानी आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो सेम किस्में हैं। तो इसका अपने पास राइट आंसर होगा N3- एंड CO2। काउंट कर लो, दोनों में इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना वो इक्वल है। ठीक है, देख सकते हो नाइट्रोजन अगर टोटल भी काउंट करोगे तो वो आउटर अपने आप आ जाएंगे। तो यहाँ अपने पास राइट आंसर CO3 एंड N3- है। तो ये इसका प्रूफ देख सकते हो, N3- has 16 outer electron, 5 from each nitrogen, 1s2, 2s2, 2p3 होता है। तो 1s के तो 2 हटा दो, बाकी सेकंड के टोटल 5 आ गए। तो 5 + 5 हो गए 10, एंड फिर 5 15, और माइनस वाला एक 16। तो 5 फ्रॉम ईच नाइट्रोजन एंड 1 फ्रॉम द चार्ज ऑन द आयन। ठीक है, 16 इलेक्ट्रॉन हो गए। इट इज़, जिनमें इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं ना उन्हें बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रॉनिक। CO2 इज लीनियर सिमिलर टू N3- एजाइडाइन की तरह। ठीक है, वी एज्यूम सेंट्रल नाइट्रोजन यूज्ड अप sp ऑर्बिटल्स फॉर सिग्मा बॉन्डिंग या जो भी है। तो यहाँ पर आइसोइलेक्ट्रॉनिक ये CO2 के साथ होता है। कार्बन के भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लो, ऑक्सीजन के काउंट कर लो, 1s2, 2s2, 2p2 होता है, तो 2s2, 2p2 4, और ऑक्सीजन के देखो 1s2, 2s2, 2p 1s2, 2s2, 2p4। ठीक है, तो 6 आ गए, 6 + 6 12, 12 + 4 16। तो 16 ही CO2 में, 16 ही है अपने एजाइड में। तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गए। तो यहाँ अपने पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा CO2 एंड N3-। नेक्स्ट है, ये हेप्टिसिटी आती है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में। जब कोई ऑर्गेनिक लिगेंड या स्पीसीज मेटल से बॉन्ड बनाता है तो वो अपने कितने एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, ये उसकी हेप्टिसिटी कहलाती है। तो यहाँ जो दिया हुआ है वो एलाइल दिया हुआ है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। अब इस पर नेगेटिव चार्ज है तो एलाइलिक आयन। ठीक है, तो या तो अपने इस एक इलेक्ट्रॉन से ये डोनेट कर सकता है, या पाई के सारे काउंट करो, 2 ये पाई वाले यानी डीलोकलाइज जो इलेक्ट्रॉन है,
1 पाई में 2 इलेक्ट्रॉन, और ये या तो ये 3। अब 1 वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर हम ऐसा मान सकते हैं कि नेगेटिव के 2 काउंट करें तो 4 हो जाएगी, तो 3 या 4 एंड हेप्टिसिटी इसकी 3, राइट आंसर आएगा इसका 4। 2 तो किसी भी कंडीशन में नहीं आएगा एलाइल में, ठीक है। तो क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड होंगे तभी मेटल को बॉन्ड बनाएंगे, पॉजिटिव होता है तब हम 2 काउंट कर सकते थे, एलाइलिक केटाइन होता तो केटाइन या मेटल से बॉन्ड कैसे बनाएंगे, तो डोनर होते हैं, तो डोनर होंगे तो या तो रेडिकल होगा या फिर नेगेटिव वाला होगा। तो अगर रेडिकल माने तब 3 और नेगेटिव माने तब 4, तो हेप्टिसिटी होती है अलग, और जो यहाँ पर क्या पूछा से उपलब्ध इलेक्ट्रॉन अलग होते हैं, अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपने 3 एटम के थ्रू बॉन्ड बनाता है मेटल से, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे ये देखो, ये एलाइल ग्रुप है आपका, है ना। तो इसकी डीलोकलाइजेशन को शो करने के लिए हम ऐसा शो करते हैं, हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखते हैं ना, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 नेगेटिव, ठीक है। तो इसकी दूसरी एजेंटिक स्ट्रक्चर क्या होगी, CH2 नेगेटिव CH डबल बॉन्ड CH2। इसकी नेक्स्ट एजेंटिक स्ट्रक्चर होगी, तो इसको कंबाइनली आप इस तरह रख देते हो, ये 1 कार्बन 2 कार्बन थर्ड वाला कार्बन, और इस तरह ये डैश डैश मेंशन करते हुए ये नेगेटिव, यानी नेगेटिव डीलोकलाइज हो रहा है, ये इसका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो ये इसकी हेप्टिसिटी 3 अपने 3 एटम के थ्रू ये मेटल से बॉन्ड बनाता है, यहाँ मेटल मोलिब्डेनम है। जैसे साइक्लोपेंटेट डाइनाइल जो आपका एनाइन हो गया, लिगेंड हो गया, उसकी हेप्टिसिटी 5 है, ब्यूटाडाइन की हेप्टिसिटी 4 है। तो अपने 4 एटम के तो कितने एटम से बॉन्ड बनाता है उसकी हेप्टिसिटी है। तो यहाँ प्रूफ के तौर पे देख सकते हो आप कि इट कैन फंक्शन एज 1 डोनर, या तो मोनोहेप्टो हो सकता है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन डोनर एटम हो सकते हैं। तो जब ये अपना मोनोहेप्टो फॉर्म में होता है तब तो ये ओनली एक कार्बन से मेटल से बॉन्ड बनाएगा, और अगर ये ट्राईहेप्टो है, ईटा 3 ईटा ए, नीटा नहीं बोलते ईटा बोलते हैं, तो ये 3 एटम के थ्रू मेटल से बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह अपने ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 के इलेक्ट्रॉन इनऑर्गेनिक के कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट अपने इस पेपर में जो इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन है वो है 9 वाले। नेक्स्ट जो पेज है वो कंटिन्यूसली होगा, इसमें 9 नहीं है 10 नहीं है, ये अपना इनऑर्गेनिक का है, ठीक है। ये तो ये स्टेनम का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ट्राई एल्किल स्टेनस हैलाइड R3SNCl Br, ये जनरल Cl ही लेते हैं। तो ये किस फॉर्म में यूज में आता है, कवकनाशी और काष्ठ संसर्ग के रूप में। फंजीसाइड एंड वुड प्रिजर्वेटिव जो होता है उस फॉर्म में ये यूज में आते हैं, तो ये अपने को याद रखना पड़ेगा। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो हुई सी लिया हुआ है। नेक्स्ट फेरोसिन, फेरोसिन के लिए क्या चीज़ इनकरेक्ट है, तो ये NaOH जल सांद्र HCl में एगुलेंशियल है, क्योंकि ऑर्गेनिक स्पीसीज है, समान को बोलता है, लाइक डिजोल्व लाइक। तो यहाँ पर ये ट्रू है स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट में सैंडविच स्ट्रक्चर होती है। इट इज़ डायमैग्नेटिक, सारे के सारे पेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे डायमैग्नेटिक है। तो इसमें अनट्रू स्टेटमेंट है 2 नंबर सेकंड वाला। तो अब अगर आपको ये 1, 3 और 4 पता है तो फिर बचा 2 ही। तो अगर आपको ये क्लियरली सिचुएशन कंडीशन इसकी पता नहीं हो कि 500 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल है कि नहीं है, तो बाकी और 3 ऑप्शन तो आपको आते हैं, पता है। तो इस बेसिस पे आप ये आंसर लिख सकते हो। अगर इसका प्रूफ देखें तो ये रहा इसका प्रूफ, यहाँ पे ये देखो, फेरोसिन इज सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है अल्कोहल, ईथर और बेंजीन में। इनसॉल्युबल इन वाटर, NaOH सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेट HCl। फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया। इट इज थर्मली स्टेबल अप टू, थर्मली स्टेबल अप टू, ये चीज देखना, अप टू 500 डिग्री सेल्सियस मीन्स ये 500 डिग्री सेल्सियस तक ही स्टेबल है, उससे ऊपर स्टेबल नहीं है। और एक चीज और, ये डायमैग्नेटिक सैंडविच स्ट्रक्चर इसकी होती है, ये रहा अपने पास प्रूफ। और नेचर होती है इसकी डायमैग्नेटिक। वैसे तो आपको पता है, मैंने रीजन बता दिया आपको।
और अगर हम देखना चाहें तो ये रहा, इट इज़ डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो अपने को ये टिक करना था इसमें, ठीक है। तो ये इस पेज में 2 क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक के। नेक्स्ट ये इनऑर्गेनिक नहीं है, तो हम नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 इनऑर्गेनिक का है। निम्नलिखित कक्षों के लिए ऊर्जा का सही बढ़ता क्रम है। जब इस टाइप के ऑर्बिटल्स की एनर्जी आपको पता करनी हो n+l का रूल अप्लाई करके, तो हर एक पे अप्लाई नहीं कर सकते, अपना टाइम कंज्यूम होता है। तो एक निमोनिक डायग्राम दिया हुआ है इसमें, NCERT की बुक में भी और अदर बुक्स में भी देखने को मिलता है। तो ये डायग्राम आपको देख लेना है, उसके बेसिस पे आपको ये क्लियर कट एनर्जी का लेवल आ जाएगा। जैसे आपको सब लाइन से लिख लेने, 1s, सेकंड सेल में कितने ऑर्बिट सब सेल होंगे, थर्ड में कितने, फोर्थ में कितने, 5 में कितने, और फिर अब राइट टॉप टू लेफ्ट बॉटम आपको चलना है, राइट टॉप टू लेफ्ट बॉटम। तो ये एनर्जी का इनका फिलिंग ऑर्डर होगा, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग का ऑर्डर होगा, एनर्जी का इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो आपका जो क्वेश्चन है उसमें दिए हुए हैं कौन कौन से, क्वेश्चन में दिए हुए हैं 4f, 5d, 6p एंड 7s, ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं। फोर एफ, 5d, 6p, 7s। हाईएस्ट एनर्जी का कौन, 7s, और लोवेस्ट एनर्जी का 4f। हाईएस्ट एनर्जी का 7s और लोवेस्ट एनर्जी का 4f। 2 चीज़ देख लो, बाकी सब एडजस्ट है काम। 45 में अगर हम देखें तो यही है थर्ड नंबर। मैंने कहा कि 7s हाईएस्ट और 4f लोवेस्ट, बस आंसर थर्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। इसके लिए आपको टोटल क्वांटम नंबर जो है, एज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों क्वांटम नंबर का एक बेसिक आइडिया आपके पास होना चाहिए। ज़्यादा डिटेल की तो वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेसिक आइडिया अगर आपको होगा तब आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। देखते हैं, देखो ये एक टेबल है, इस टेबल में ये परमिसिबल वैल्यूज़ है, यहाँ ये सब सेल है और ये ऑर्बिटल्स है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर का इसमें कोई रोल है नहीं, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर में क्वांटम नंबर ये कहती है इलेक्ट्रॉन्स की 2 टाइप की स्पिन होती है, या तो प्लस हाफ और या फिर माइनस हाफ। तो इसका जनरली रोल थोड़ा कम ही होता है, मेनली 3 क्वांटम नंबर का रोल होता है। जैसे फर्स्ट सेल के लिए देखें तो फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होता है s, यानी वैल्यू l की 0 होगी, और यहाँ पर भी l की वैल्यू 0 होगी। फिर ये जो वैल्यू है ना यहाँ, ये तो n की वैल्यू है, ये l की वैल्यू है, और ये m की वैल्यू है। m ऑर्बिटल को बताता है, l सब सेल को बताता है, और n में जो सेल होता है उसको बताता है। तो फर्स्ट सेल में एक ही सब सेल होता है, वो 1s, और इसका ऑर्बिटल भी होता है जिसे s ऑर्बिटल कहते हैं। सेकंड सेल में 2 टाइप के सब सेल होंगे, s एंड p। अब सेकंड आ गया तो 2s एंड 2p कह दिया, और जो l की वैल्यू होती है ना वो 0, 1, 2, 3, 4 ये होता है। तो इनके लिए सिंबल S, P, D, F, G ये देते हैं हम, समझ गए ना। तो ये S और P 0, 1 के लिए, और ये +L to -L आपको वैल्यू लिखनी होती है। तो ये 1 वाले के लिए +1 to -1 आ गया, और 0 के लिए 0 आ गया। ऐसे ही थर्ड सेल में 0, 1, 2। अच्छा, ये क्या होते हैं, जितने n होते हैं ना, n-1 तक l वैल्यू चलती है, ठीक है। तो ये 3 है तो 2 तक चलेगी 0 से, 0 में 0, 1 से +1, 0 -1, और सेकंड में +2 से -2। अब देखना, ये 3 ही सिचुएशन दी हुई है इस क्वेश्चन में। देखो आप, n = 5 है, l = 3 पॉसिबल है, आपको पॉसिबल देखना है। देखो s में या तो प्लस हाफ मिलेगा, माइनस हाफ, इसकी आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर L3 है, L3 का मीनिंग S0, P1, D2 और F3। तो इसमें F ऑर्बिटल होते हैं, 4F से F स्टार्ट हो जाता है, 3 से 3D स्टार्ट हो जाता है, 2 से 2P स्टार्ट हो जाता है, और ऐसे ही कभी भी सेकंड वाले सेल से D नहीं होगा, थर्ड वाले सेल से F स्टार्ट नहीं होगा। ये ध्यान रखना, तो इजी वे में कर लोगे आप। n = 3 है, l = 2, और m -3 कैसे आएगा? जब l ही 2 है तो +2 से -2 आ रहा है,
तो m फिर -2 मैक्सिमम आना चाहिए, तो ये -3 कैसे जाएगा? तो इसका राइट आंसर, क्योंकि अपने को नॉट परमिसिबल अरेंजमेंट पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा 46। फिर नेक्स्ट 47 में, ये वैसे क्वांटम का है और वैसे स्ट्रक्चर ऑफ एटम का क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसको हम सोल्व करें तो लेते हैं, इसको अगर हम सोल्व करें तो अपने पास क्या दिया हुआ है, ये m है, ये इसकी वेलोसिटी है और ये h है। अब देखो कहानी क्या है, 2 टाइप के पार्टिकल की नेचर है, एक तो है पार्टिकल नेचर और एक होती है वेव नेचर। दोनों ही टाइप के जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं या वेव नेचर शो कर रहे हैं, तो उनके लिए एनर्जी का एक अलग अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, आइंस्टीन का E=mc², और अगर वेव नेचर है तब एनर्जी का फॉर्मूला प्लांक ने दिया E=h ने। अब दे ब्रोगली हाइपोथेसिस ये कहता है कि छोटे जो पार्टिकल होते हैं ना, वो पार्टिकल एज वेल एज वेव लाइक नेचर शो करते हैं, यानी ड्यूअल नेचर शो करते हैं। तो इसके लिए हम दोनों को कंबाइन करेंगे, कभी इसकी पार्टिकल नेचर, कभी इसकी वेव नेचर। अब यहाँ c को, अब चूँकि पार्टिकल रियल है, c तो वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। तो अगर हम इस c को v के इक्विवेलेंट मान लें, तब हम ऐसा लिख सकते हैं। चलो एक बार इसी को सोल्व करते हैं। mc² न्यू होता है c/λ, तो ये h c/λ। मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। अब आगे ये c से c कैंसिल हो गया और अपने पास रहा mc=h/λ। और अब ये कंडीशन अप्लाई करो, c== अगर हम v माने तो यहाँ से लैम्डा पूछा है, λ=h/mv होगा। प्लांक कांस्टेंट दिया हुआ है। देखो एक बात, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर है, जूल सेकंड में दिया हुआ है ना, वैल्यू जूल सेकंड में दिया हुआ है, ठीक है। और जो जूल सेकंड होता है वो स्पेशली यहाँ ध्यान देने वाली बात, ये (2), ये इसकी यूनिट जूल सेकंड की होती है, यानी इसी के इक्विवेलेंट ये माना जाता है। इस वजह से ये ध्यान रखना, बाकी आप वैल्यू रख दो। ये क्या है, 6.6 × 10⁻⁻34, 6.6 × 10⁻⁻34 अपॉन m, मास कितना है 0.66 किलोग्राम। तो किलोग्राम को यहाँ ग्राम में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ी भूल आप ये कर दोगे। जूल है तो क्या हुआ, जूल किलोग्राम के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर 0.66 है और इसकी वेलोसिटी है 110⁻², ठीक है। और इधर आप डेसिमल हटाओगे तो 10⁻² आ गया और इधर आ गया 10। ये कैंसिल हो गए, ये कैंसिल हो गए। अपने पास रहा 1 × 10⁻⁻34 × 10⁻⁻1 = 1 × 10⁻35। तो अपना इसमें राइट आंसर होगा ये वाला, 4th नंबर 1.0 × 10⁻⁻35 मीटर आ जाएगा, क्योंकि बाकी सब कैंसिल हो गए। नेक्स्ट, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। देखो इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल की खास बात ये होती है कि ये आपको उलझाते नहीं है। अगर आपको पता है फैक्ट तो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप आगे बढ़ जाओगे, या आपका टाइम कंज्यूम नहीं करते। लेकिन ऑर्गेनिक जो होती है ना, वो सोचने को मजबूर कर देती है इंसान को, तो इसमें आपको सोचना बहुत ज़्यादा पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अपनी केमिस्ट्री की गाड़ी के जो 2 पहिए होते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल होते हैं। आपने अगर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल पे बढ़त बना ली, तब आप आगे हो, और ऑर्गेनिक में उलझ गए तो आप पीछे हो जाओगे। खैर, तो 48, इसमें फैक्ट्स के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा, जो है वो है, और तो क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने पास कुछ फैक्ट्स इसके आयोनाइजेशन एनर्जी के रखने होंगे, तभी हम बता पाएंगे। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी है बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम की, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी के ये जो डेटा है, बस उन्हीं के बेसिस पे अपना सॉल्यूशन हो जाएगा। हाईएस्ट डेटा किसका है,
बोरॉन का सेकेंड ही पूछा है, तो बोरॉन इज ग्रेटर देन, सेकेंड नंबर पे किसको रखोगे, इसको रखोगे 1979 1971, तो गैलियम आ गया। उसके बाद में थेलियम आ गया, और फिर आपका आ गया इंडियम, और सबसे लोवेस्ट जो आएगा वो आएगा एल्यूमिनियम। यानी एल्यूमिनियम को आप एल्यूमिनियम 2+ में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो इन एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। तो ये आपके ऑप्शन में कौन सा है, फर्स्ट ये बोरॉन, गैलियम, थेलियम, इंडियम एंड एल्यूमिनियम। इसमें देखो आंसर होगा अपना फर्स्ट, बोरॉन, गैलियम, थेलियम, इंडियम एंड एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम सबसे इजीस्ट वे में डाइवेलेंट हो सकता है, बोरॉन सबसे हार्डेस्ट वे में हो सकता है, क्योंकि इसकी साइज छोटी होती है ना, तो साइज छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं कर सकते आउटर सेल से। खैर अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट 49। ये वही है जो रिसेंटली तो क्या काफ़ी टाइम हो गया, लेकिन इसे रिसेंटली बोल सकते हैं अभी। तो ये 20 में ही हो गए थे शायद ये डिस्कवर, उससे पहले ही हो गए थे। तो ये इनका जो पहले अनडिस्कवर्ड थे कुछ एलिमेंट्स, तो उनके IUPAC नोमेनक्लेचर का एक पैटर्न दिया हुआ था, और उसी के बेसिस पे पूछा है कि इनमें अननिल ट्राइम किसका है, अननिल ऑक्टियम किसका है, अनियम किसका है, अननिल बाइयम किसका है। तो अन मीन्स 1, निल मीन्स 0, और बाकी बाइयम, ट्राइयम, ऑक्टियम, अनियम। ये बाइयम ट्राइयम तो आता है 3 के लिए, ऑक्टियम आता है 8 के लिए, अनियम आता है 1 के लिए, और बाइयम आता है 2 के लिए। कुल मिला के ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पूछ रहा है कि ये कौन से का सिंबल है। ये पूछ रहा है कि ये कौन से का सिंबल है, 1 0 3, 1 0 8, 1 0 1, 1 0 2। तो ये आपको पीरियोडिक टेबल पता होगी ना, तभी आप बता पाओगे। यानी 103, 108, 101, 102, थोड़ा सा आइडिया लगाना होगा। तो 3 8 1 2, 103 कौन है, 103 एक्टिनाइड्स का लास्ट एलिमेंट है। एक्टिनाइड एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलियम, नोबिलियम, लोरेंसियम, रदरफोर्डियम एंड हेनियम। रदरफोर्डियम उससे आगे बढ़ गया मैं, लोरेंसियम है रदरफोर्डियम से जस्ट पहले, तो 103 होना चाहिए लोरेंसियम। इसमें 103 लोरेंसियम का होना चाहिए, यानी Ma4 होना चाहिए। ठीक है, अभी पता चल जाएगा। नेक्स्ट अननिल ऑक्टियम 108, 108 कौन है, हेसियम है, 108 हेसियम, 108 है हेसियम, यानी बी में 3, इसमें अब अपने को आगे बढ़ना पड़ेगा। खैर सी में देखो अनियम, यानी 101 कौन है, 101 कौन है इसमें, 101 वापस एक्टिनाइड्स में ही है, तो हमें एक्टिनाइड सीरीज़ पता होनी चाहिए, 89 से लेकर 103 तक चलता है। नोबिलियम, लोरेंसियम, रदरफोर्डियम, तो रदरफोर्डियम 4 है, लोरेंसियम 3 है, और नोबिलियम 2 है। बाइयम था क्या, बाइयम देख लो तो, नोबिलियम डी में सेकंड, ये इसमें राइट आंसर होगा थर्ड वाला, ये नहीं है कुछ ये थर्ड है। आपको इसमें 3 भी पता है तो चौथा अपने आप हो जाएगा। आपको चारों सॉल्यूशन इसमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बोरिक एसिड की बात चल रही है। बोरिक एसिड क्या है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको पता होगी तब इजीली आप करोगे। मेन इसमें लोचा किसमें है, मोनोबेसिक और ट्राइबेसिक में, बाकी ये तो सबको ही पता है। इट इज़ नॉट ए प्रोटोनिक एसिड। प्रोटोनिक एसिड वो एसिड होता है जो डायरेक्ट प्रोटॉन प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोटॉन नहीं देता है। ये एसिडिटी शो करता है। ये बोरॉन का कंपाउंड है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड इलेक्ट्रॉन पेड़ ले सकता है, तो ये लुईस एसिड है। तो लुईस एसिड किधर बिहेव करेगा, प्रोटोनिक नहीं है। ठीक है, अब बात आती है मोनोबेसिक है या ट्राइबेसिक है।
ये मोनोबेसिक है। बेसिसिटी किसे बोलते हैं? जो जितने H+ दे सके। अब आप कह रहे हो कि सर ये तो H+ देता नहीं देता, लेकिन H2 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके BOH बनाता है और फिर H+ प्रोवाइड कराता है, और फिर वो कितने बेस के मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज करता है, कितने बेस के मॉलिक्यूल के साथ टाइट्रेशन शो करता है, वो इस वजह से उसकी बेसिसिटी बोलते हैं। तो ये मोनोबेसिक है। तो आंसर के अकॉर्डिंग ABC इसमें राइट होना चाहिए। तो ये ABC होगा इसमें, ABC। देख लेते हैं प्रूफ भी। सर हमें तो प्रूफ दिखाओ। यस, ये आपका बोरिक एसिड है जो इस तरह इस फॉर्म में रहता है, पॉलीमेरिक फॉर्म में। बोरिक एसिड ये वीक मोनोबेसिक एसिड, प्रूफ दिखा रहा हूँ, बाकी तो शायद मैंने बता दिया आपको। वीक मोनोबेसिक एसिड जो एक H2 मॉलिक्यूल लेके फिर प्रोटॉन प्रोवाइड करवाता है जो 1 बेस को न्यूट्रलाइज करता है। और फिर ये प्रोटोनिक एसिड नहीं है, ठीक है, और लुईस एसिड है। इतनी सी बात थी। कभी भी इसको अगर ट्राइबेसिक कह दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ये इट बिहेव्स ए वीक एसिड सॉरी H3BO3 और BOH होल थ्राइस, दोनों ही इसके तरीके बताने के। कैन नॉट बी टाइटेड सेटिस्फैक्टरली विथ NaOH। लेकिन अगर certain organic polyhydroxy compounds such as glycerol, mannitol, sugars are added to titration mixture, then BOH whole thrice act as monobasic। ठीक है, तो ये आपको पता रखना है। नेक्स्ट बोरिक एसिड के बाद में ये आ रहा है। इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और नाइट्रोजन का आपको कैलकुलेट करना है। तो जो बच जाएगा वो नाइट्रोजन का आ जाएगा। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पता करनी, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके बेसिस पे आपको ये इजी वे में आ जाएगा। एक टेबल दिखाता हूँ, उससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ये रही आपकी टेबल। यहाँ पे देखो, एक शायद N2O5 है, एक N2O4 है, एक N2O है क्या, N2O, N2O3, N2O4, N2O5, N2O3 भी एक, ठीक है। तो N2O, ऑक्सीजन -2 है, तो 2x इक्वल्स टू -2, सॉरी प्लस -2 इस साइड में आएगा ना, न्यूट्रल है मॉलिक्यूल, तो माइनस इस साइड में आएगा, x इक्वल्स टू 1 आ जाएगा इसमें। फिर N2O3, तो ये 2x -6 इक्वल्स टू 0, तो उस केस में 3 आ जाएगा। और NO2 में और N2O4 दोनों इसकी डाइमेरिक फॉर्म है, तो +4 आ जाएगा। 8 है, 8 का जस्ट हाफ 4, और N2O5 में 5 आ जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 का जस्ट हाफ, क्योंकि नाइट्रोजन दो इनमें। तो N2O में 1, N2O3 में 3, N2O4 में 4 और N2O5 में 5। इसमें देखो कौन सा होना चाहिए, देख के बताओ। देखे N2O में 1, ओके, N2O3 में 3, 6 का जस्ट हाफ 3, A में 4, B में 3, A में तो 4 और B में 3, एक ही ऑप्शन है, आगे चलना ही नहीं है, क्यों टाइम खराब करें, इतने में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। चलो चलते हैं, अपने पास टाइम है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट 52। ये तो जाना माना क्वेश्चन है और एक जनरल क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा माथापच्ची भी नहीं हुई होगी। विच ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3D डज नॉट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? राइट आंसर होगा जिंक। द स्टेबिलिटी ऑफ ट्राइवेलेंट कैटाइंस ऑफ ग्रुप 13 विल बी इन द फॉलोइंग ऑर्डर। ये थोड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो टेबल से सॉल्व होगा ये। ट्राइवेलेंट आयंस के लिए ये कहते हैं कि इनका टोटल इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है उसके बेसिस पे हम ट्राइवेलेंट कैटाइन को इजीली डिसाइड कर सकते हैं। देखो अब आप सुनना, एक रिडक्शन रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं। सपोज वो रिडक्शन रिएक्शन है M+3 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू M, और इस रिडक्शन रिएक्शन का जो पोटेंशियल है इसे बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक, ओके। अब
ये रिडक्शन पोटेंशियल अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब तो इस मेटल की +3 टेंडेंसी क्या है, कम है। +3 की टेंडेंसी कम है क्योंकि इसमें रिडक्शन की टेंडेंसी हो गई। और अगर इस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, नेगेटिव है, तो इस आयन की +3 की फॉर्म में ये तो कम है टेंडेंसी, और इस आयन की +3 की फॉर्म में जो टेंडेंसी है वो है ज़्यादा। यही तो। अब आप ये देखो सर, प्लस तो इसमें एक ही है, कौन है, थेलियम, यानी थेलियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स लेस स्टेबल होगी। आप ऑप्शन में देखो थेलियम कहाँ है, थेलियम इन दो में है। चलो डिसाइड नहीं हुआ। नेक्स्ट, अब इनमें जो नेगेटिव है वो लेस नेगेटिव एंड मोर नेगेटिव के बेसिस पे आपको इसका आइडिया लगाना है। 3 ही दिए शायद, गैलियम, इंडियम और थेलियम। तो देखो गैलियम की -0.56 और इंडियम की -0.34। तो गैलियम के कंपैरिजन में इंडियम का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा माना जा सकता है, लेस नेगेटिव मतलब ज़्यादा टेंडेंसी। तो थेलियम सबसे कम स्टेबल +3 वाला, इंडियम उससे कम स्टेबल, और सबसे ज़्यादा स्टेबल +3 वाला कौन है, गैलियम। तो गैलियम नंबर 1 पे और थेलियम लास्ट, गैलियम नंबर 1 पे और थेलियम लास्ट। तो ये आ गया अपना 53 में थर्ड ऑप्शन। चेक कर लो, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। अब आगे चलते हैं। ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपका पढ़ा हुआ होगा तब तो ठीक है, वरना नहीं आएगा। Cl2 कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH के साथ, यानी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर से कम है तब तो क्या बनेगा, और रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है तब क्या बनेगा। ये आपको दोनों से जो राइट आंसर है वो ये। लो टेम्परेचर पे तो NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइड बोलते हैं, और NaClO3 क्लोरेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आंसर ये है, ये फैक्चुअल है तो याद रखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हेलोजन। इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए ऐसा कह रहे हैं कि टोटल डेल्टा H0 आपको पता होना चाहिए, उसके बेसिस पे होगा ये। तो जिसका डेल्टा H0 हाईएस्ट है वो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पावर वाला होगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर ब्रोमीन कैन बी कैलकुलेटेड। ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है ये अदर स्पीसीज का ऑक्सीडेशन करवाए इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके। तो ये पहले वैल्यूज़ देखो, हाईएस्ट वैल्यू किसकी है, फ्लोरीन की है। ओवरऑल देखनी है, ये नहीं, सबका ओवरऑल -836 उसके, यानी नंबर 1 पे ये है, नंबर 2 पे कौन होगा, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, और नंबर 4 पे ये। ठीक है, तो F2Cl2Br2I2। ये कहानी देखो इधर। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बता रहा है, फ्लोरीन। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसका मेन रीज़न है कि लो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन है, एंड F2 इज हाई फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन है। एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन टोटल नहीं, एंड फ्री एनर्जी ऑफ हाइड्रेशन। फ्लोरीन इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it will replace Cl- both in solution also. When dry, similarly chlorine gas will displace Br- solution। यानी फ्लोरीन क्लोरीन को रिप्लेस कर देगी, क्लोरीन ब्रोमीन को रिप्लेस कर देगी, और इन जनरल एनी हेलोजन ऑफ लो एटॉमिक नंबर विल ऑक्सीडाइज हेलाइड आयन ऑफ हायर एटॉमिक नंबर। ये कंक्लूजन हो गया। लो एटॉमिक नंबर का जो हेलाइड आयन है या हेलोजन है वो हाई एटॉमिक नंबर वाले हेलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका मतलब लो वाला अपर और हाई वाला नीचे, लो वाला अपर और हाई वाला नीचे। इसका राइट आंसर अपने पास क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर सेकंड होना चाहिए। 56 की ओर बढ़ते हैं हम। जिरकोनियम हैफ्नियम का पृथक्करण कठिन होता है, ये बहुत जाना माना स्टेटमेंट है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन या लेंथेनाइड्स पढ़ते हो तो ये राइट स्टेटमेंट है। वैसे जिरकोनियम हैफ्नियम की साइज़ क्या होती है, सेम होती है, तो उनके सेपरेशन में दिक्कत आती है। तो ये इसका स्टेटमेंट ए यानी रीजन एक्सप्लेनेशन दोनों राइट है, क्योंकि ए की वर्ग में, ठीक है, तो इसमें ए और आर दोनों सही है और आर का सही स्पष्टीकरण है। इसमें राइट आंसर 3 वाला। सबूत दिखाओ सर। ओके, सबूत दिखाते हैं आपको।
और सबूत में क्लियरली क्या लिखा हुआ है वो भी दिखा देते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। मार्कर का ये चेंज करते हैं यार। ये देखो, सिमिलरली इन साइज ऑफ द आयंस मेक सेपरेशन एक्सीडिंगली डिफिकल्ट, इसको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं। ठीक है। हैफनियम ऑलवेज अकर्स विद जिरकोनियम, their chemical properties are almost identical and for most purposes there is no need to separate them। ये स्टेटमेंट है। ये तीनों अब की बार ये आया तो दूसरा ये भी आ सकता है। तो ये आगे पीछे के या आसपास के PYQ से एक हेल्प में ये मिलती है कि आसपास के जो भी पॉसिबल क्वेश्चन है वो जनरेट करके हम इजी वे में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, यौगिक COCl2EN2Cl का IUPAC नेम है। IUPAC नेम जब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ते हो तो IUPAC नेम पढ़ते ही हो, विदाउट IUPAC नेम के तो कुछ है नहीं। तो इसमें देखो, पहले आप लिगेंड को लिखते हो और फिर मेटल को लिखते हो, और अगर कैटाइन एनाइन की बात करें तो पहले कैटाइन और फिर एनाइन, चाहे वो दोनों कॉम्प्लेक्स हो चाहे एक सिंपल हो दोनों में से। तो पहले आप कैटाइन लिखोगे, ये इसका पोर्शन जो है ना वो कैटाइन है, इतना पोर्शन कैटाइन है, और क्लोराइड एनाइन है तो क्लोराइड सब में लास्ट में लिखा हुआ है। अब कॉम्प्लेक्स कैटाइन का अगर नेम लिखेंगे तो पहले लिगेंड का नेम लिखेंगे। लिगेंड एक से ज़्यादा टाइप का है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। तो यहाँ पर एथिलीन डाइएमीन और क्लोरिडो बोलते हैं, क्लोरो नहीं क्लोरिडो कहते हैं। तो क्लोरो C एथिलीन E, तो C पहले आएगा, कितने हैं 2 है, तो डाइक्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। बिस लगाते हैं अगर जिस किसी भी लिगेंड के नेम में खुद में डाई हो तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए 57 में 1। इसके वजह से सबूत की क्या ज़रूरत है, और सबूत देखो तो उसका मिलेगा, ये रहा, कहाँ गया ये कैटाइन देख लो भाई, और ये नहीं देखो तो ये देख लो, NCERT का है, डाइक्लोरिडो बिस एथेन 1,2 डाइमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। हेडिंग में क्लियरली मेंशन था विद ऑथेंटिक सोर्सेज, आपको प्रूफ के साथ आंसर बता रहे हैं। ऑब्जेक्शन भी लगाना हो तो आप लगा सकते हैं, खैर वो आगे की बात है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में स्पीसीज जिनमें केंद्रीय परमाणु के लिए वर्गाकार समतलीय ज्यामिति है, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री किन में है। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए, और उसके बाद में अब सर हाइब्रिडाइजेशन तो आता है हमें मोस्टली का पता है, लेकिन लोचा किस में होता है NiCl4 और PdCl4 में, क्योंकि SF4 की K शेप होती है और XeF4 की स्क्वायर प्लेनर होती है। sp3d2 इसमें हाइब्रिडाइजेशन है। SF4 का अगर हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना आता है ना, कैसे करेंगे, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम, तो S16 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से आएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6+4, मोनोवैलेंट एटम काउंट करते हैं, अगर ऑक्सीजन है तो काउंट नहीं होता है बाई 2, तो ये आ गया 5। sp3d आना चाहिए, sp3d ऐसा होता है, कैसा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल रेगुलर। अब यहाँ बॉन्ड कितने बन रहे हैं, बॉन्ड 4 है, तो 4 में जो लोन पेयर उसको तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे बिठा दो और F को यहाँ बिठा दो, तो ये इसकी K शेप होगी। अब ये आपको फैक्ट पता होंगे तब इजी वे में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। यानी ये तो कैंसिल हो गया। अब 1 के साथ 3 है या 1 के साथ 4 है, इसमें वैसे मैं बता दूं आपको राइट आंसर होगा 1 and 4 वाला, PdCl4। सर सबूत दिखाओ, बिना सबूत के हम बात नहीं करेंगे। ओके ठीक है। अब ये देखो आप, tetrahedral and square planar complexes are commonly formed and few tetrahedral, trigonal, bipyramidal, square based pyramidal structure are also formed। PD second और PT second complexes are all square planar। तो जितने भी PD सेकेंड और PT सेकेंड के कॉम्प्लेक्स होते हैं पैलेडियम और प्लेटिनम के, ये क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर होते हैं। तो आपको आंसर ही चाहिए था ना, आंसर तो मिल गया, बाकी थोड़ी ठेकेदारी ले रखी है। मेरे कहने का मैंने कि जिन चीज़ों में ज़्यादा टाइम लगता है उनको फिर हम एक सेपरेट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी टॉपिक बेस्ड वीडियो है, कम्प्लीटली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड वीडियो है। ये RPSC फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इनके लिए, लेबर असिस्टेंट इनके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है।
और आगे कुछ आपका अगर कोऑपरेशन बना रहा और सब कुछ ठीक ठाक रहा ईश्वर की दया से, तो मैं बीएससी और एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ वर्किंग कर रहा हूँ एंड रीट साइंस के स्टूडेंट्स के लिए भी वर्किंग कर रहा हूँ। तो आपके जो भी छोटे बड़े फ्रेंड्स भाई बहन जो भी हैं, फ्रेंड्स तो साथ के होंगे, भाई बहन जो छोटे बड़े हैं उनको आप इन्फॉर्म कर देना और कोऑपरेशन बनाए रखें। खैर जितना आपका कोऑपरेट होगा उतना मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये मेरा पैशन है। मैं पढ़ाए बगैर नहीं रह सकता, खाए बगैर रह सकता हूँ। खैर अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अपना 1 and 3 58 में 1 and 4 सॉरी 61 को देखो। CuCl3 ने से कॉम्प्लेक्स 1 मोल AgCl, जितने मोल AgCl निकल जाएंगे ना वो Cl फ्री है, प्राइमरी वैलेंसी से अटैच्ड है, और बाकी Cl नहीं निकल रहे हैं वो उससे टाइटली बॉन्डेड है, यानी कॉम्प्लेक्स में है वो क्लोराइड। तो यहाँ Cl कितने हैं बाहर, एक ही है। तो इसमें बाहर Cl वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है वो आपको देख लेना है और टिक लगा देना। देख लिया, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन ये है। इसमें 4 नंबर प्रूफ दिखाओ सर। यस, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। इसमें देखो 1 मोल AgCl, इसमें CuCl3 ये 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स है, ग्रीन एंड वोयलेट। ठीक है, तो ग्रीन और वोयलेट दोनों वाले में ये Cl माइनस बाहर है और 2 Cl अंदर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ नेटवर्क सॉलिड, ये 1 लाइन क्वेश्चन है तो ALN होगा इसमें, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। नेक्स्ट, व्हेन क्रिस्टल ऑफ NaCl आर हीटेड इन एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर इट इम्पार्ट्स येलो कलर, द रीजन होगा इसमें मेटल एक्सेस डिफेक्ट। फ्रैंकल सॉर्ट की नहीं होगा, मेटल एक्सेस। देखो डिफेक्ट्स जो होते हैं उसका अगर हम क्लासिफिकेशन करें सॉलिड्स में, जनरली हम कहते हैं कि सॉलिड्स होते हैं ना जो आप देखते हो, जो कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो परफेक्ट नहीं होता, इम्परफेक्ट होता है। परफेक्ट का मतलब जितने भी उसके कंपोनेंट्स है, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है, वो फिक्स जगह है, उनमें किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, वो परफेक्ट क्रिस्टल होंगे। और ऐसा कहते हैं परफेक्ट क्रिस्टल 0 केल्विन टेम्परेचर पे पॉसिबल होता है। और अदर देन 0 केल्विन टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर तक की बात करो या उससे हाई टेम्परेचर की बात करो, तो क्रिस्टल्स में कुछ ना कुछ डिस्टॉर्शंस देखने को मिलते हैं, डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स अपनी जगह फिक्स नहीं होंगे, तो इनमें इम्परफेक्शन आ जाएगा। इन्हें इम्परफेक्ट क्रिस्टल कहते हैं और ऐसी कंडीशन को डिफेक्ट कहते हैं। ये डिफेक्ट जो होती है ना वो मेनली 3 टाइप की होती है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में शॉर्ट की, फ्रैंकल, वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होती है, और नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंसी होती है। अब अपना जो आंसर है वो मेटल एक्सेस का है, आपको तो सबूत दिखाना है। तो ये मेटल एक्सेस में 2 टाइप है, एक एप सेंटर है, एक इंटरस्टिशियल साइट है। एप सेंटर का एक एग्जाम्पल है ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन ये एप सेंटर का भी पूछा जा सकता था। इसने कहा है व्हेन कंपाउंड सच एज NaCl, KCl, LiH, TiO, इनके साथ साथ ये एग्जाम्पल भी देख लेना, वेपर्स, इनकी वेपर्स के साथ इनको हीट किया जाता है तो हाई एनर्जी की रेडिएशन निकलती है और वो नेगेटिव आयंस में डेफिशिएंसी आ जाती है। नेगेटिव आयन की डेफिशिएंसी आती है, मेटल की एक्सेस हो गई। एंड एग्जाम्पल NaCl का था, तो नॉन स्टोइक्योमेट्रिक, क्योंकि ये नॉन स्टोइक्योमेट्रिक की कैटेगरी में आएगा, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी, तो सच नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट कंटेनिंग कंपाउंड इज NaCl, और इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है, तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस आ गया। यहाँ पर एनाइन की गायब होती है मेटल एक्सेस, यहाँ NiB- गायब हो गया तो इसे मेटल एक्सेस डिफेक्ट कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर मेटल एक्सेस है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से अणु में एक भी बंद कोण 90 डिग्री का नहीं है, यानी बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का किस में नहीं है, या इनकी स्ट्रक्चर आपको पता होगी ना,
तब पता चलेगा। वैसे राइट आंसर इसमें SiCl4 है जिसका आयोडाइजेशन sp3 होता है और उसमें एक भी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। तो इस कंडीशन में आप 4 कह सकते हो। सबूत दिखाओ सर। यस, देखो SiCl4 ऐसा होता है। एग्जैक्ट तो सबूत इसमें देखने को शायद ही मिले, बाकी ये आपको नॉर्मली पता है। 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास इसका बॉन्ड एंगल मान सकते हो। 90 डिग्री तो कभी भी नहीं होगा, 90 डिग्री की होता है और ऐसी कंडीशन टेट्राहेड्रल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है वो मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ रिपल्सन मिनिमम हो वहाँ ये अपने आप को अरेंज रखते हैं, तो 90 डिग्री इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट PCl5 था। PCl5 इस जैसा ही है, यहाँ सब जगह Cl कर दो। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में ये जो एंगल होता है ना, ये 90 होता है। एक्सियल इक्वेटोरियल का एंगल ऑलवेज 90 होगा। और फिर एक ये IF7 का एक क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान दे लेना। ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होगी वो। तो ये इसके एक्सियल बॉन्ड हो गए और ये पांचों इसके इक्वेटोरियल हो गए। तो यहाँ भी जो बॉन्ड एंगल है ना, कोई से भी दो बॉन्ड के बीच में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है। 90 इसमें, 90 इसमें, बट इसमें नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर SiCl4 होगा। XeF4 में भी देखो, XeF4 इससे पहले शायद आ चुका है क्या एग्जाम्पल। इस टाइप का XeF4 होता है। XeF4 ये रहा। इसमें ये एंगल है ना, स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे जो एंगल है वो 90 होगा। तो इसमें ये एंगल 90 है। तो विदाउट 90 वाला कौन है? SiCl4 है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पेयर ऑफ स्पीसीज हैविंग सेम बॉन्ड ऑर्डर, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का एग्जांपल है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तब इजीली आएगा। कुछ एग्जांपल्स हमें ऐसे ही याद रह जाते हैं अगर एग्जांपल्स हम पढ़ते जाते हैं। तो इसमें राइट आंसर NO+ और CO का होगा। CO का तो सबको पता है, C ट्रिपल बॉन्ड होता है। NO+ में भी बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। प्रूफ के तौर पर आप इधर देख सकते हो। यहाँ ये देखो, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर। द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO मॉलिक्यूल इज ऑब्वियसली 3, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर ऑफ NO+ इज ऑल्सो 3। ये इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऐसा है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये CO का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है, तो दोनों में बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है। तो राइट आंसर इसमें NO+ है। ये ऑर्गेनिक और ये देखो 100 वाला। द टेम्परेचर एट विच द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम, ये होगा 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस, 0 पे नहीं, 0 पे तो आइस होती है। आइस आपको पता है हल्की होती है ना, तो इससे थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ेगा 4 डिग्री सेल्सियस तक, तब डेंसिटी इसकी हाईएस्ट होगी। आइस में केजेस स्पेस होते हैं केजेस में, तो जैसे वो हल्की होती है डेंसिटी, वॉल्यूम कम कंपेरेटिवली। कोई सब्सटेंस जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उस पूरा पूरा वॉल्यूम को में वो सब्सटेंस प्रेजेंट है, तब तो डेंसिटी हाई है। और इसमें कुछ गैप है तब डेंसिटी लो है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे तो कभी नहीं होगा, 0 से नीचे नहीं। 0 से नीचे तो फिर सारी आइस फॉर्म ही रहेगी। 0 से थोड़ा ऊपर चलेंगे तो 4 डिग्री सेल्सियस पे इसका डेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। ये देखो, इस ग्राफ से इसको समझ सकते हो। डिपेंडेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइस एंड वाटर ऑन टेम्परेचर। जब आप टेम्परेचर कम करते जाते हो, ये वाई एक्सिस पे वॉल्यूम है एंड एक्स एक्सिस पे क्या है? टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर कम करते जाओगे तो इस पे डेंसिटी जो आएगी आपकी वो हाईएस्ट आएगी। वॉल्यूम जितना मिनिमम होगा उतनी डेंसिटी हाईएस्ट। D = m/v। ये डिनोमिनेटर कम होगा तो D बढ़ेगा। तो वॉल्यूम इसमें जितना कम होगा, मिनिमम वॉल्यूम इस जगह है। इस जैसे 4 डिग्री सेल्सियस पे ये हाईएस्ट डेंसिटी शो करता है। और क्लियर कट स्टेटमेंट अगर प्रूफ के तौर पे देखना चाहो तो ये दे सकते हो, इट्स डेंसिटी इज मैक्सिमम, दिस टेम्परेचर इज 4 डिग्री सेल्सियस। विथ फर्दर कूलिंग बिलो दिस टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ सैंपल ऑफ वाटर इंक्रीजेज समवॉट। फिर वॉल्यूम वापस बढ़ने लग जाता है तो डेंसिटी वापस कम होने लग जाती है। ये इसका ग्राफ है और यहाँ ये अचानक से बढ़ता है, फिर वो ऐसे होता है। लेकिन इतनी कम वॉल्यूम कभी नहीं आएगा। ये जैसे हाईएस्ट डेंसिटी हो गई।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। ये हो गया आणविक कक्ष कोवलेंट लिंक में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था सही प्रदर्शित की गई है। जो राइट है वही देखना है। आपको थोड़ा सा आइडिया होगा ना तो आप बता सकते हो। जैसे He2+, He2 में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, हीलियम में 2 तो 4 होंगे, तो He2+ में 3 प्लस आते ही 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 3 होने चाहिए, तो ये रॉन्ग है। और Li2 लिथियम 3 6 होने चाहिए, तो इवन होगा तो 1 तो कभी नहीं आएगा। फिर Na2 22 होंगे तो इवन कभी नहीं आएगा। इसमें सीधा सा हिसाब है Be2 आना चाहिए। नेक्स्ट हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। वैसे ये क्वांटम का क्वेश्चन है लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर जो सिलेबस था उसमें है ये। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा H_2 -2m del स्क्वायर प्लस v। H×H/2π को बोलते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो H²/4π² हो जाएगा। 4π² को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8π²m। इसको और अलग तरीके से ऐसे भी लिखते हैं -H²/8π²m del स्क्वायर प्लस v। ठीक है, वही बात सर दिखाओ सबूत। पहले तो ये देखो, इसमें Be2 का दिखा देता हूँ। इसमें सीधा k सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s स्टार्ट, बस। अब आगे चलो, ये आपका हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन जो होता है ना वो T एंड V पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी के ऑपरेटर हैं, उनका सम होता है। तो ये T का H×2m del स्क्वायर और ये V ZE²4πε0r। तो यहाँ से इन दोनों को आप ऐड करोगे तो ये हो गया। और शॉर्ट में देखो तो ये हो गया H कैप ऑपरेटर के लिए यूज में लेते हैं इसे, कैरेट सिंबल भी कहते हैं इसे। ठीक है, नेक्स्ट जो है 103, वही है बॉन्डिंग, लोन पेयर और सेप। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना आता है तो इजी वे में आप, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ClF3 की बात करूं तो सेंट्रल एटम का देखो, इसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो। वैलेंस का मतलब आउटरमोस्ट सेल में क्लोरीन 17 होता है ना, तो 17 में से 10 तो हटा दो, 1:2:2p 6 10 गए, तो वैलेंस सेल कौन सा होगा, 3 वाला होगा, तो 3s2 3p5 7। और फिर मोनोवैलेंट एटम 3 10 10 डिवाइडेड बाई 2, इनको 2 से डिवाइड करते हैं। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस मोनोवैलेंट एटम। मोनोवैलेंट में जैसे हाइड्रोजन है, हेलोजन्स है, यही आएंगे। अगर अदर देन मोनोवैलेंट है तो उसमें कुछ ऐड नहीं होगा, डिवाइडेड बाई 2। इसमें 5 आते हैं तो sp3d। अब देखो ये 5 है ना, 5 का मतलब अगर 5 पूरे बॉन्ड बने हुए हैं तब तो ठीक है, वरना जितने बॉन्ड बने इसमें से ये माइनस कर दो और बाकी बच जाएंगे लोन पेयर। तो 5 टोटल बॉन्ड पेयर होंगे, सॉरी 5 तो बॉन्ड बनने चाहिए अगर रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन रेगुलर ज्योमेट्री है। तो ClF3 है तो 5 में से 3 बॉन्ड पेयर हो गए और बाकी जो बच गए वो लोन पेयर हो गए और T शेप हो गई इसकी। जब ऐसी कंडीशन होती है ना तो शेप क्या होगी, T, क्योंकि लोन पेयर को आपको इक्वेटोरियल पोजीशन पे बिठा देना है। ये इसकी सॉरी 2 ही ना लोन पेयर, 2 ही, तो ये T शेप होगी। ऐसे ही आप I3 - SF4 K शेप, डेंकुली बोलते हैं इसे, सीसॉ स्ट्रक्चर, तो ये SF4 की होती है। तो A में तो है 4 और C में है आपका सेकंड, A में 4 और C में सेकंड, एक ही है, 4 वाला ऑप्शन है। 2 कैलकुलेट हो गए, बस मज़े हो गए, ज़्यादा पीछे नहीं पड़े रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का टाइमिंग जा रहा है, ये देखो आप। सबसे पहली बात हम किसकी करें, सबसे पहली बात, ये तो सारा ही लिख दिया वैसे। एक तो आपको
यहाँ तो SF4 की बात थी, सीसा ज्योमेट्री 4+1, एक 3+2 ClF3, एक जो I3 माइनस है ना ICl2 माइनस जैसा है 2+3 लीनियर ज्योमेट्री। और क्या क्या थे, BRF6 जो है वो इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा sp3d2 में। F5 है, 6 नहीं है, F5 है, ठीक है। तो IF5 जैसा होगा, जैसा IF5 है वैसे BRF6 या XC नहीं, ये तो हटाओ आप, IF5 जैसा होगा BRF5। तो ये स्क्वायर पिरामिडल 5+1, ठीक है। तो IF5 यानी BRF5 5+1, समझ गए होंगे। 5+1 यानी डी में फर्स्ट चौथे में ही है। नेक्स्ट 104, निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति अष्टफलिक संकुलन प्रबल विकृतीकरण के लिए उपयुक्त है? जॉन टेलर इफेक्ट की सबसे खास बात ये होती है कि इस जॉन टेलर इफेक्ट में जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है वहाँ तो डिस्टोर्शन नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगी वहाँ सिमेट्रिकल बनने के लिए डिस्टोर्शन होता है। और अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में भी आप स्पेशली ध्यान रखना, अगर ईजी में डिस्टोर्शन, ईजी अनसिमेट्रिकल है तब तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन होगा। और अगर T2G अनसिमेट्रिकल है तो स्लाइड डिस्टोर्शन होगा। इसको टेबल से क्लियरली समझते हैं। और बाकी आप इसमें आंसर देखो 4 और 9 होंगे ना, तब स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर ये है, ये देखो इस टेबल से आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन 0 से लेकर 9 तक चलेंगे, हाई स्पिन और लो स्पिन दोनों की केस देखेंगे। और स्पेशली ये ऑक्टाइडल की बात है, टेट्राइडल में जॉन टेलर डिस्टोर्शन बहुत कम देखने को मिलता है। ऑक्टाइडल का क्वेश्चन पूछते हैं मोस्टली। यहाँ देखो D0 हाई स्पिन होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डिस्टोर्शन की कहाँ ज़रूरत है। फिर 1 है तो 1 आते ही ये अनसिमेट्रिकल हो गया। T2G 3 होते हैं ना, 3 में एक में काणा बन गया और 2 खाली है, तो ये अनसिमेट्रिकल हो गया। तो T2G अनसिमेट्रिकल होगा, मैंने कहा था ना T2G अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो वो स्लाइड डिस्टोर्शन होगा, ईजी अनसिमेट्रिकल होगा तो स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन होगा। तो यहाँ पे ये डिस्टोर्शन स्लाइड है इसके अनसिमेट्रिकल होने की वजह से। D2 आएगा तब भी अनसिमेट्रिकल, तो ये भी स्लाइड डिस्टोर्शन। 3 आती सिमेट्रिकल हो गया यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट और ईजी नॉट हो गया। लो स्पिन में यहाँ पे देखो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम होगी। हाई स्पिन हो चाहे लो स्पिन हो ये कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा। अब लो स्पिन में ये जो चीज़ है ये तो सेम ही रहेगी। अब आगे चलते हैं D4 में। हाई स्पिन मतलब T2G के 3 बढ़ने के बाद में ईजी में जाएगा, तो ईजी हो गया अनसिमेट्रिकल, इस जैसे ये स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन होगा। कब? D4 में। कॉम्प्लेक्स कैसा? हाई स्पिन। क्वेश्चन हाई स्पिन के लिए पूछा आपको। नेक्स्ट इधर अगर लो स्पिन की बात करें तो 1, 2, 3 और 4 इसी में, तो T2G अनसिमेट्रिकल हो गया, स्लाइड डिस्टोर्शन होगा। हाई स्पिन में स्ट्रॉन्ग और लो स्पिन में स्लाइड। वैसे सर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात करें तो D4 देख लिया आपने, अब D9 देखो। D9 में T2G 6 हाई स्पिन की बात करेंगे, T2G 6 सिमेट्रिकल है और EG 3 अनसिमेट्रिकल हो गया, तो स्ट्रॉन्ग डिस्टोर्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये T2G सिमेट्रिकल है और EG4 भी इसमें सिमेट्रिकल है। तो जब सिमेट्रिकल है तो कहाँ डिस्टोर्शन की ज़रूरत है? ये मेरे को थोड़ा ऐसे ही लग रहा है कि रॉन्ग है, और यहाँ पर भी ये रॉन्ग है। तो बात तो इन्हीं की थी ना 4 और 9 की। और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के लिए कह रहा है देखो, जब उच्च चक्रण संकुलों की डी कक्षकों में 4 और 9 इलेक्ट्रॉन है, when 4 and 9 इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल्स फॉर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, जॉन टेलर इफेक्ट मैक्सिमम होगा। ठीक है, टेबल को दोबारा देख लो आप। 5 में देखो, 5 आते ही 3 और 2 दोनों सिमेट्रिकल हो गए, कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा। और लो स्पिन आते ही 1, 2, 3, 4, 5 T2G अनसिमेट्रिकल हो गया, EG 0 होता तो उससे कोई इफेक्ट नहीं है, तो स्लाइड डिस्टोर्शन होगा। और फिर 6 में 4 और 2 आ गए, यहाँ अनसिमेट्रिकल है तो स्लाइड डिस्टोर्शन, और इसमें ये सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल, तो देयर इज नो डिस्टोर्शन, नो जॉन टेलर इफेक्ट। 7 में आते ही 5 यानी अनसिमेट्रिकल T2G है, EG क्या सिमेट्रिकल है, स्लाइड डिस्टोर्शन होगा, और T2G और
इजी 1 आ गया तो ये स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन हो गया। अगर लो स्पिन का ऑप्शन आता तो हम 7 नंबर वाला भी कर लेते, अपने पास 7 वाला ऑप्शन में नहीं था, लो स्पिन नहीं था ऑप्शन में। ठीक है, लो स्पिन था लेकिन लो स्पिन में 3 6 10 थे, 0 3 6 10। तो और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, T2 इज एन इजी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आर सिमेट्रिकल। जब सिमेट्रिकल है तो स्ट्रॉन्ग डिस्टॉर्शन छोड़ के स्लाइट डिस्टॉर्शन ही नहीं होगा, जॉन टेलर इफेक्ट ही शो नहीं होगा। ये हमने बता ही दिया, ये अलग कंडीशन है। खैर नेक्स्ट आता है CuF6 3 सेंकुलर आयन की प्रकृति जिसके कारण अनुचुंबकीय है वो है। अब अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय प्रकृति इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग पर बेस्ड होती है, तो पेयरिंग के अकॉर्डिंग हम कहते हैं। तो यहाँ पर CO की ऑक्सीजन स्टेट कैलकुलेट करो आप, ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 और +3 में D4s2 3d7 होता है, तो इलेक्ट्रॉन S से चले गए D से 6 आ गया D6। ऐप जो आता है ना वो वीक फील्ड लिगेंड आता है। वीक फील्ड होते हैं ना आउटर डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके और फिर हाइब्रिडाइजेशन शो करके बॉन्ड बनाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये आउटर जो आते हैं ना वीक फील्ड वाले लिगेंड आते हैं, वो पेयरिंग नहीं करते हैं, जैसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें जितने होने चाहिए किसके अकॉर्डिंग, 6 के अकॉर्डिंग। 1 2 3 4 5 देखो बॉक्स बनाओ। 1 2 3 4 5 6 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए, तो 4 एकमित इलेक्ट्रॉनों के कारण ये अनुचुंबकीय है। वैसे बाह्य कक्षक संकुल क्या है, VBT में इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड के बेसिस पे दिया जाता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड वीक फील्ड का डिसीजन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से होता है, अभी हम देखेंगे आगे। यहाँ पे देखो कार्बन के थ्रू हो रही है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, और ऑक्सिलेट किसके थ्रू बनाएगा, ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाता है, कार्बन के थ्रू नहीं। तो यहाँ बाह्य कक्षक संकुल जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं ना वो ही बनाते हैं। तो 106 में क्या है अपने पास 2 आएगा आंसर। ठीक है सर, इनके सबूत तो बताओ। ठीक है भाई, सबूत देख लो और तो क्या। पहली बात तो CuF6 कैसा है, CuF6 आउटर ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हालांकि हाइब्रिडाइजेशन नहीं पूछा था। और कैसा है, पैरामैग्नेटिक है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन CuF6 3- से रिलेटेड ही है। इसमें कह दिया अनुचुंबकीय किस कारण, 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से, बाय आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये रहा। इनर ऑर्बिटल कह दो, लो स्पिन कह दो, स्पिन पैड कह दो, तीनों टर्मिनोलॉजी इनर के लिए। और आउटर के लिए आउटर कह दो, वीक फील्ड कह दो, चाहे वीक फील्ड तो लिगेंड के लिए टर्म यूज में लेते हैं, और ऑर्बिटल्स के लिए आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ये तो CuF6 क्या है, आउटर 4D ऑर्बिटल यूज में लेता है मेटल से बॉन्डिंग बनाने के लिए, क्योंकि F क्या है, वीक फील्ड है। स्पिन ओनली, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnBr4 2- is 5.9 बोर मैग्नेटॉन, द करेक्ट स्टैंडिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स इज। इस टाइप के क्वेश्चंस में जो भी आपके बोर मैग्नेटॉन में मैग्नेटिक मोमेंट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस का आता है, उसमें ध्यान ये रखना है कि जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में डिजिट है ना, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट के मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, हो सकते हैं डी ऑर्बिटल्स में। और इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो देखो ये T2Z इजी, ये कॉन्फ़िगरेशन ओनली जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना उनमें आते हैं। तो ये 2 स्टेटमेंट तो क्लियरली कैंसिल हो गए। अब फिर बची 2 ये बात, इट इज़ लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होता तो आपको इतना मैग्नेटिक मोमेंट नहीं मिलता। अब यही रहा, इट हैज़ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसका राइट आंसर है कि MnBr4 2- जो है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वाला कॉम्प्लेक्स है। इसके अगर प्रूफ की बात करें तो हम ये प्रूफ इसका देख सकते हैं, NCERT का क्वेश्चन है। एंड इस वजह से ये या तो टेट्राहेड्रल हो सकता है या फिर स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। अब स्क्वायर प्लेनर इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि बोर मैग्नेटॉन में वैल्यू हाई इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दी हुई है। तब उस केस में ये स्क्वायर प्लेनर हो नहीं सकता, और है क्या, ये टेट्राहेड्रल है। ठीक है, रेदर देन
square planar because of the presence of 5 unpaired electron in the d orbitals. Next question, अष्टफलकीय क्षेत्र विपाटन के लिए असत्य कथन है। आपको यहाँ फैक्टर फैक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पता होनी चाहिए, और इस फैक्टर फैक्टिंग में 3 फैक्टर है, चार्ज ऑन द मेटल आयन, नेचर ऑफ द लिगेंड एंड पोजीशन है मेटल आयन की ट्रांजिशन मेटल एटम्स के ग्रुप में वो। तो ये 3 फैक्टर होते हैं जिससे पर्टिकुलर एटम ये कॉम्प्लेक्सेस की ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है उसको हम डिसाइड करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर हाई होती है मेटल की, तब उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ेगी, ये राइट है। इन सिमिलर कॉम्प्लेक्स ऑफ मेटल हैविंग सेम लिगेंड द साइज ऑफ डी ऑर्बिटल इंक्रीजेस, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीजेस। अगर लिगेंड सेम है तो मेटल आयन अगर ग्रुप में अप टू डाउन चलेंगे तो उनकी डी ऑर्बिटल की साइज बढ़ने से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इंक्रीज होती है, ये भी राइट है। लिगेंड लार्ज नेगेटिव चार्ज लिगेंड विल हैव लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये भी राइट है। तो इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जो पूछा है वो क्या होगा, स्मॉल नेगेटिव लिगेंड चार्ज लिगेंड विल हैव लार्ज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये इनकरेक्ट है, असत्य कथन है। प्रूफ के तौर पे अगर हम बात करें तो यहाँ ये देखो आप, कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को। द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा ओ इंक्रीजेज एज द चार्ज ऑन द मेटल आयन इंक्रीजेज। फिर दूसरा ये है कि द डेल्टा वैल्यू ऑफ डेल्टा इंक्रीजेज बाय अबाउट 30% बिटवीन एडजेसेंट मेंबर डाउन ए ग्रुप ऑफ ट्रांजिशन मेटल, यानी ग्रुप ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स के ग्रुप में अप टू डाउन चलते हैं तो 30% की इंक्रीजिंग देखने को मिलती है स्प्लिटिंग में। तो ये दूसरा फैक्टर हो गया। और तीसरा लिगेंड का है, तो लिगेंड में अगर वो कंसीडर है लिगेंड का चार्ज इंक्रीज होता है तब उस केस में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ेगी, और चार्ज कम होता है तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होगी। लिगेंड हो चाहे मेटल हो, चार्ज इंक्रीज होगा तो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बढ़ती है। तो इस तरह ये फैक्टर्स हो गए और वो इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, लिगेंड जिसकी अष्टफलकीय क्षेत्र विपाटन में न्यूनतम क्षेत्र प्रबलता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हेलोजन। ये सीक्वेंस आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं, ये वीक फील्ड वाले होते हैं। अब इसमें देखो बॉन्डिंग होनी चाहिए इस एटम्स, कार्बन कंटेनिंग नहीं, जो एटम कार्बन जो लिगेंड कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनाता है वो इस कैटेगरी में स्ट्रॉन्ग के लिगेंड में फिर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाता है वो। अब यहाँ पे देखो कार्बन तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, बट ये दोनों तो कार्बन से बॉन्ड बनाते हैं और ये ऑक्सीजन के थ्रू बॉन्ड बनाता है, ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाता है। तो राइट आंसर इसमें थर्ड होगा क्योंकि ये वीकेस्ट लिगेंड पूछा है इसमें, ठीक है। अगर आप स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो तो ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है और इस सीरीज में ये ऑक्जेलेट हो गया, ये एमीन अमोनिया मॉलिक्यूल, ये साइनाइड हो गया और ये CO हो गया। तो ये हाईएस्ट फील्ड वाला स्ट्रॉन्ग फील्ड, उसके कंपैरिजन में वीक, फिर उसके वीक, फिर ये वीकेस्ट हो गया ऑक्जेलेट, ठीक है। तो जब आप इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखते हो तो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले राइट साइड में और वीक फील्ड वाले लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं। तो इनमें आंसर हो गया अपना ऑक्जेलेट। ऑक्जेलेट की स्ट्रक्चर तो जानते हो आप, ऑक्जेलेट ये होता है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव, O नेगेटिव। तो इन दोनों ऑक्सीजन के थ्रू ये बाइडेंटेड लिगेंड है, मेटल से बॉन्ड बनाता है। तो ऑक्सीजन डोनर एटम है यहाँ पर, कार्बन नहीं है। तो डोनर एटम के बेसिस पे वो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि डोनर एटम कार्बन है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, डोनर एटम नाइट्रोजन है उससे वीक, ऑक्सीजन उससे वीक, और हेलोजन कंटेनिंग डोनर एटम कंटेनिंग लिगेंड है तो वो वीकेस्ट लिगेंड फील्ड होंगे। नेक्स्ट, एक्टिनाइड्स का एक क्वेश्चन है। थोरियम एक्टिनॉइड है, उसका कॉम्प्लेक्स है मैग्नीशियम THNO3 में थोरियम की कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो NO3 जो है उसकी स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए, N डबल बॉन्ड O, O नेगेटिव एंड O नेगेटिव। ये एक बाइडेंटेड लिगेंड है, दोनों ऑक्सीजन एटम के थ्रू ये थोरियम से बॉन्ड बनाता है। तो एक बाइडेंटेड है 6 है, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो गई। इसी से आपका आंसर राइट हो गया। इकोसाइडल आपको नहीं भी पता तो है। वैसे हेड्रल का मीनिंग
ट्राइंगुलर फेस होता है, ऐसे इसमें 20 हेड्रा होते हैं, जिसे इसे इकोसाइड्रल स्ट्रक्चर कहता है। नेक्स्ट जो है इसमें अपने 111 आ रहे हैं। फॉर मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन in the lengthenide, the spin contribution S and orbital contribution L coupled together to give new quantum number J. Which of following relation is correct when cell is less than half full? हाफ फिल्ड हो या चाहे हाफ फुल हो, लेस देन या लेस देन हाफ फिल्ड या हाफ फिल्ड हो, तब उस केस में ऑलवेज L माइनस एस आता है, और फुल फिल्ड होता है तब हाफ फील्ड से मोर देन हाफ फील्ड होता है तब L प्लस एस का यूज होता है। ये आप देख सकते हो इसका प्रूफ, L माइनस एस when cell is less than half filled and L plus S when cell is more than half filled। यहाँ जहाँ ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट्स में ओनली स्पिन कंट्रीब्यूशन लिया जाता है मैग्नेटिक मोमेंट के कैलकुलेशन में, एंड जो लेंथेनाइड्स होते हैं उस केस में स्पिन ऑलवेज एज वेल एज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। फिर इसमें एक फैक्टर जी आता है, वैसे वो फॉर्मूला एस के बेसिस पे होता है एंड ये जी, फिर ये जी का फॉर्मूला ऐसे दिया जाता है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग ट्राइपॉजिटिव लेंथेनॉइड आयन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यूज। तो ये एक टेबल है, उस टेबल के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा। उस टेबल के कुछ पॉइंट्स या कुछ लेंथेनाइड आयंस जो है ना ट्राइपॉजिटिव, ये आपको पता होनी चाहिए। तो इधर आप ये देख सकते हो, ये सीरियम, ये गैडोलिनियम, ये इटरबियम, ये थूलियम, और एक स्पेशल केस इसमें आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, वो है यूरोपियम का। इसका ऑब्जर्व्ड एंड कैलकुलेटेड ऑलवेज डिफरेंट मिलता है। ठीक है, इस टेबल से अभी इतना ही पता चल रहा है। तो अपने को क्वेश्चन पूछा है सीरियम, गैडोलिनियम, थूलियम एंड इटरबियम का। तो इसमें अगर हम ये ऑर्डर देखें तो इस ऑर्डर के अकॉर्डिंग हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका जा रहा है, 7.94 गैडोलिनियम का, और फिर उसके बाद में किसका है, गैडोलिनियम के बाद में थूलियम का, थूलियम के बाद में इटरबियम का, और इटरबियम के बाद में सीरियम का। तो गैडोलिनियम, थूलियम, इटरबियम, सीरियम। अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर तो ये होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर इसका अपोजिट होगा, सीरियम, इटरबियम, थूलियम, गैडोलिनियम, सीरियम, इटरबियम, थूलियम और गैडोलिनियम। ठीक है, सीरियम, इटरबियम, थूलियम एंड गैडोलिनियम। अमंग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो मोलर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टू एक्टिनॉइड इज हायर देन दैट ऑफ लेंथेनॉइड, ये राइट स्टेटमेंट है। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ग्रेटर देन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सपोज ये हमें पता नहीं है। एक्टिनॉइड हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस देन लेंथेनॉइड, ये डेफिनेटली हमें पता है कि एक्टिनॉइड जो होते हैं ना, उनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी लेंथेनॉइड से ज़्यादा होती है। और स्पेक्ट्रल लाइन फॉर एक्टिनॉइड आयन इज मच शार्प देन दैट ऑफ लेंथेनॉइड आयन, ये भी राइट है। तो वैसे इसमें करेक्ट अगर आंसर देखा जाए तो ये एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से ग्रेटर नहीं होता है, इसमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी ग्रेटर होती है। बाकी कॉन्ट्रैक्शन सेम होता है, सिमिलर होता है लेंथेनाइड के। अगर हम बात करें प्रूफ की, तो ये आप प्रूफ देख सकते हो। ये ऐसे कह रहा है कि एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन सिमिलर टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इसके सिमिलर ही होता है, इससे हाईएस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट जो एक्टिनाइड्स, ये प्रोटेक्नियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, क्यूरियम, ये काफ़ी शार्प होते हैं लेंथेनाइड के कंपैरिजन में, क्योंकि इनमें एफ स्पेक्ट्रा होते हैं, एफ इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि जो लेंथेनॉइड होते हैं उनमें ऑर्बिटल जो होते हैं वो 5d ऑर्बिटल्स जो है 5s है, इनसे कवर हो जाते हैं, जिससे वो अपना स्पेक्ट्रा शो नहीं कर पाते, जिससे उनके एब्जॉर्प्शन बैंड में नैरो लाइन आती है। ये लेंथेनाइड्स की खास बात है। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, कॉम्प्लेक्स वाला करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो वो सिमिलर था लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के, इसलिए
वो इसमें इनकरेक्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम कि लैंथेनाइड के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में नैरो लाइन आती है और ये इस वजह से होता है कि 4f इलेक्ट्रॉन 5p और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनों से सिलेट हो जाते हैं। क्या ये सही है? हमें ये देखना है। तो ये देखो मैं बता चुका हूँ हालांकि, तो ये देखो 4f ऑर्बिटल are buried deep inside the atom totally shielded by outer orbitals and thus unable to take part in bonding। ये किसके लिए है? ये लैंथेनाइड्स के लिए, लैंथेनाइड्स के लिए। तो ये अच्छा, दूसरी बात, इनके एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा नैरो होते हैं। यस, इनकी पीक्स नैरो होती हैं। तो ये दोनों ही राइट हैं। नैरो का रीजन 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का अंदर की तरफ दब जाना है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर ये होगा 3 वाला। ये दोनों फिजिकल के हैं। तो इस तरह अपने ये 44 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के कंप्लीट होते हैं। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, अगर आप केमिस्ट्री कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात कर रहे हो तो केमिस्ट्री की इस गाड़ी में 2 पहिए आपको इनऑर्गेनिक और फिजिकल के लगाने हैं, क्योंकि ये आपका कम टाइम कंज्यूम करते हैं और फास्ट ये फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस होते हैं इनके, यस और नो। तो आपके डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ज़्यादा दिक्कत ऑर्गेनिक के कॉन्सेप्ट्स में आती है, क्योंकि वहाँ हर एक कॉन्सेप्ट में एक एक्सेप्शन होता है, तो उसमें आपको वो चीज़ें ज़्यादा वेरिएशन वहाँ ध्यान रखना पड़ता है, तो आपको टाइम लग जाता है। तो इनऑर्गेनिक और अगर फिजिकल में आपने बढ़त बना ली तो आप केमिस्ट्री में आगे हो जाओगे। अदरवाइज़ ऑर्गेनिक के भरोसे अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो वो टाइम कंज्यूमिंग होने की वजह से आपके क्वेश्चंस जो बाकी के इजी वे में होने वाले थे, फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस थे, वो छूट जाते हैं। हालांकि मेरे पीछे वाले वीडियो में भी आपने देखा कि जो अब नेक्स्ट जो हम वीडियो लाएंगे या जो क्लास में बात करेंगे वो फिज़िकल के क्वेश्चंस की बात करेंगे सॉल्यूशन के साथ। और फिजिकल का एक एग्ज़ाम से पहले का वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स हमने देखी थी PYQs के थ्रू। हालांकि मेरा प्लान था कि जो फर्स्ट ग्रेड के केमिस्ट्री के क्वेश्चन सिलेबस हैं उनके सारे PYQs के अकॉर्डिंग हम एक बार उसको रिवाइज़ कर लें, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। तो वो केमिकल डायनेमिक्स वाला जो वीडियो था वो फिर मैंने अपलोड कर नहीं पाया उस टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो काफ़ी लंबे टाइम तक चली, तो वो सॉल्व हो नहीं पाई। बाकी अब इससे आगे हम फिज़िकल और फिर ऑर्गेनिक के ये क्वेश्चंस देखेंगे। और मैं BSc और MSc के डाउट क्वेश्चंस जो है उन पे भी वर्क कर रहा हूँ, तो उनके बारे में भी सोच रहा हूँ। रीड के कुछ साइंस के टॉपिक्स है वो भी डालने की सोच रखी है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा, ऊपर वाले की कृपा बनी रही तो, और आपका कोऑपरेशन रहा तो ऐसा मैंने आगे का ये सोचा है। बाकी कुछ आपको मिस्टेक्स नज़र आ रही हो या आपके कोई सजेशंस हो या आपके कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करके लिखिए। और तब तक के लिए बाय बाय।